वर्ल्ड कप मैच की 2 एक्स्ट्रा टिकट्स। जी हाँ, सिर्फ 2 टिकट्स ना देने की वजह से भारत के बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे ने उस वक्त ये फैसला कर लिया था कि अब वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। बस एक छोटी सी समस्या थी, हमें इस विश्व कप के फाइनेंसिंग के लिए 30 करोड़ की जरूरत थी और हमारे पास एक भी रुपया नहीं था। जी हाँ, 1 रुपया भी नहीं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उस समय की एक ऐसी कहानी जब हमने एक पूरा वर्ल्ड कप जुगाड़ू तरीके से होस्ट किया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 से, जब भारत ने विश्व कप के फाइनल्स में जगह बनाई थी। उस वक्त भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री सिद्धार्थ शंकर रे भी इंग्लैंड में मौजूद थे। वो इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते थे और उन्होंने उस वक्त के बीसीसीआई के अध्यक्ष, आईसीसी मेंबर और भारत सरकार के यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र कुमार साल्वे को फोन किया और 2 एक्स्ट्रा टिकट्स की मांग रखी। साल्वे सहमत हुए और जल्दी से आईसीसी ऑर्गेनाइजर से 2 एक्स्ट्रा टिकट्स मांगे और ऑर्गेनाइजर्स ने उनसे कहा, आपको पहले ही 2 टिकट्स भेजे गए हैं, आप चाहे तो उनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं मिल सकते। उस समय बीसीसीआई दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक टॉप क्रिकेट बोर्ड था, जिसकी टीम फाइनल में थी और उनसे कहा जा रहा था कि आपको 2 एक्स्ट्रा टिकट्स नहीं मिल सकते। जबकि दूसरी ओर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड एमसीसी को प्री रिजर्व सीट्स अलॉट हुआ करती थी। 1983 के फाइनल्स में बॉक्स की आधी सीटें खाली छोड़ दी गई थी, क्योंकि एमसीसी के उच्च और शक्तिशाली ऑर्गेनाइजर्स मैच नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड फाइनल्स में नहीं था। लेकिन फिर भी बीसीसीआई के अध्यक्ष को 2 टिकट्स नहीं दिए गए। यह वह दिन था जब साल्वे ने फैसला किया कि वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर स्थानांतरित करना होगा। अब साल्वे चुपचाप बैठकर वो मैच तो देखते रहे, लेकिन उनके मन में ये बात चुपती रही। भारत विश्व कप जीत गया। कपिल देव ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक ट्रॉफी उठाई। अगले दिन सेलिब्रेटरी लंच के दौरान साल्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नूर खान से बात शुरू की और उनसे कहा, काश भारत में भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स होते। साल्वे की बात सुनकर नूर खान समझ गए कि साल्वे को ईसीबी का रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ है। उन्होंने भी साल्वे की बात पर जवाब देते हुए कहा, हम वर्ल्ड कप अपने देशों में क्यों नहीं खेल सकते। बस साल्वे समझ गए, भले ही इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, लेकिन इस लंच टेबल की तरह ही क्रिकेट में भी हम मिलकर दुनिया को अपने क्रिकेट की ताकत दिखा सकते हैं। साल्वे ने तुरंत नूर खान के सामने एक पेशकश रख दी। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान मिलकर अगर वर्ल्ड कप का आयोजन करे तो कैसा रहेगा। नूर खान सोच में पड़ गए, क्योंकि ये बात जितनी सुनने में अच्छी लगती है उतनी आसान नहीं थी। सबसे पहली चीज तो ये थी कि आईसीसी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को वीटो पावर्स दे रखी थी, जिसका अर्थ ये था कि भारत जो कुछ भी नया आइडिया लेकर आता वो उसे मना कर सकते थे। ऐसे में इंग्लैंड से विश्व कप के आयोजन को बाहर लाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन साल्वे भी जिद्दी थे। वे वर्ल्ड कप भारत में आयोजित कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। साल्वे ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। सबसे पहले उन्होंने भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डों की एक जॉइंट कमेटी बनाई। उस वक्त बीसीसीआई के ट्रेजरर जगमोहन डालमिया हुआ करते थे। उनके साथ मिलकर आईसीसी को अपने पक्ष में करने का एक शानदार तरीका निकाला। डालमिया ने पता लगाया कि आईसीसीआई में कुल सदस्य देश 28 है। इनमें से सिर्फ 7 देश टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जबकि 21 देशों को टेस्ट खेलने का दर्जा नहीं मिला हुआ है। बस साल्वे और बीसीसीआई ने तय किया कि टेस्ट खेलने वालों को इंग्लैंड से करीब 4 गुना ज्यादा, तो वहीं टेस्ट ना खेलने वाले देशों को 5 गुना ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। भारत के इस प्रस्ताव को सुनकर आईसीसी भी हैरान हो गई और भारत पाकिस्तान ने साथ में आकर इस प्रस्ताव की वोटिंग को 16-12 से जीत लिया। अब बीसीसीआई को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कि वो भारत में विश्व कप आयोजित करे। लेकिन बीसीसीआई को दिसंबर 1984 तक विश्व कप में भाग लेने वाले देशों को गारंटी मनी देनी थी, जिसका भुगतान पाउंड्स में करना था, 1.8 मिलियन पाउंड्स। उस पैसे की गारंटी धीरूभाई अंबानी ने इंदिरा गांधी की मध्यस्थता के माध्यम से दी थी। इसके अलावा अकोमोडेशन, ट्रैवल और सिक्योरिटी का टोटल खर्चा था 30 करोड़ रुपए, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच साझा किया जाना था, जिसमें भारत को 2/3 यानी 20 करोड़ रुपए और पाकिस्तान को 10 करोड़ रुपए का भुगतान करना था। और इसी बीच एक बड़ी घटना घटी, जिसने बीसीसीआई को चिंता में डाल दिया।
गया। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी। राजीव गांधी का अंबानी के साथ कुछ खासा रेपो नहीं था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए राजीव गांधी ने वीपी सिंह को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। और सबसे पहला काम वीपी सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में क्या किया, आयकर विभाग को अंबानी के पीछे छोड़ दिया। इसके बाद दोनों पक्षों की भी चौतरफा युद्ध हुआ। अब धीरूभाई अंबानी से वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने की उम्मीद निराशा में बदल गई। अब बीसीसीआई के सामने उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था, इतना पैसा कहां से आएगा। और बीसीसीआई ने नए वर्ल्ड कप स्पॉन्सर की तलाश शुरू कर दी। भारत उस वक्त क्रिकेट का सुपर पावर नहीं था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि विश्व कप स्तर के टूर्नामेंट को सिर्फ बीसीसीआई बोर्ड के दम पर करवाया जा सके। ऐसे में बीसीसीआई ने कई मल्टीनेशनल कंपनियों से बात शुरू कर दी। इसमें हिंदुजा ग्रुप, कोको कोला, जिलेट, मित्सुबिशी जैसे कंपनी शामिल थी और सारी कंपनीज मिलाकर हमें 37 लाख के आसपास की रकम देने में मान गई थी। लेकिन ये पैसे काफी नहीं थे, क्योंकि बीसीसीआई को तो लगभग 4 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भले ही हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन इसे सीक्रेट रखना पड़ा, क्योंकि जैसी ही यह बात बाहर जाती, इंग्लैंड हमसे वर्ल्ड कप मेजबानी को छीनने के अपने प्रयासों को दुगना कर देता था। अगले कुछ वर्षों में राजीव गांधी और वीपी सिंह के रिश्तों में खटास बनी रही और अंत में यह टूटने की कगार पर पहुंच गई। वीपी सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया गया और जिस क्षण यह हुआ, साल्वे ने धीरूभाई अंबानी को तुरंत फोन किया और पूछा कि क्या आप वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने में अभी भी रुचि रखते हैं। धीरूभाई अंबानी ने कहा हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। वह भारत और पाकिस्तान के बीच एग्जीबिशन मैच के दौरान प्रधानमंत्री के बगल में बैठना चाहते थे, जो विश्व कप से पहले आयोजित किया गया था। राजीव गांधी मान गए और डील पक्की हो गई। अंबानी ने पहले भारतीय सरकार को 4 करोड़ रुपए दिए और फिर टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। रिलायंस की ओर से अनिल अंबानी ऑर्गेनाइजर बने। जब एक इंटरव्यू में अनिल अंबानी से पूछा गया कि विश्व कप के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, अनिल अंबानी ने जवाब दिया क्या। इंटरव्यूअर ने फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराया, आप उस चीज को जानते हैं जिसे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। अनिल अंबानी ने जवाब दिया ओके, आप इसे वर्ल्ड कप नहीं रिलायंस कप कहिए। द बनिया वॉज इन द हाउस। रिलायंस का मोटो बहुत क्लियर था। इस विश्व कप के माध्यम से वो पूरी दुनिया में ब्रांड रिकॉग्निशन हासिल करना चाहते थे, ताकि भारत और दुनिया भर के सभी लोगों को रिलायंस ग्रुप के बारे में पता चल जाए। इसीलिए जो कुछ भी बदला जा सकता था उसका नाम बदल दिया गया। यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम इंडिया पाकिस्तान जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से बदलकर रिलायंस कप ऑर्गेनाइजेशन कमेटी कर दिया गया। भारत आखिरकार विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार था। विश्व कप की भारत में एंट्री तय हो गई थी। जैसे ही ये विश्व कप बड़ा होने लगा, कई और स्पॉन्सर्स ने बीसीसीआई को अप्रोच किया, लेकिन उस वक्त साल्वे ने ये कहते हुए बाकी सभी स्पॉन्सर्स को इनकार कर दिया, जब हमें जरूरत थी तो रिलायंस ने हमारी मदद की। अब रिलायंस के अलावा हम किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे। 1987 में खेला गया ये विश्व कप इतना सफल हुआ कि इसके बाद दुनिया भर के सभी कॉन्टिनेंट्स में विश्व कप होने की संभावना को बढ़ा दिया। इस टूर्नामेंट के दौरान रिलायंस ने खिलाड़ियों के भारत में खान पान, रहने के होटल सहित कई और सुविधाओं की जिम्मेदारियां उठाई और इसे प्रभावशाली तरीके से निभाया भी। रिलायंस की मदद से टूर्नामेंट के इतने सफल आयोजन ने भारत को क्रिकेट जगत में एक नई पहचान दिलाई। भारत भले ही ये वर्ल्ड कप ना जीता हो, लेकिन हमने इससे भी बड़ी चीज जीती थी। वो थी कि भारत को कोई भी कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारत ने एक नामुमकिन चीज को संभव कर लिया था, एक बढ़िया जुगाड़ करके। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही और रोचक स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।